Ji, Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Ahmed Hassan and I'm the Chief Mentor for FCP Squadron program that is being conducted by Med Exam Expert and the Study Mate. I received multiple queries from many students and people who were aspiring to get induction via central induction policy, and they asked me to conduct a live session regarding the central induction policy and the criterias according to which a person has to complete the marks and reach the required merit to achieve a seat in central induction policy. Now, the most important thing regarding this issue is that there is not a specific platform or there is not a streamlined guidance regarding this specific issue. That is why we decided that a session should be conducted and all the queries and all the ambiguities must be answered according to the best of our knowledge. Obviously, as you guys all know, that the policy has been erratic and it has not been stable, and there have been many issues regarding the policy about the marks distribution and all. But this specific session, I will not get into the discussions of the previous policies. We should now look forward and think about the policies that will be implemented, in this July, that will be implemented from 2022 January. तो हम लोग बेसिकली फॉलो करेंगे कि किस तरीके से जो है वो पॉलिसी ने इवॉल्व किया है, अभी क्या पॉलिसी है, आगे जनवरी में क्या पॉलिसी होगी, सो दैट यू गाइस can take an informed decision about your speciality, can take an informed decision about your career. आपको पता हो कि आपने किस स्पेशलिटी में जाना है, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी इंडक्शन हो जाए, और कितना इरेटिक और किस तरीके से आपकी जो है वो चीज़ें इंडक्शन की स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं. ठीक है, तो first let me brief you about the PRP policy right now. पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि मेरी खुद इंडक्शन इस दफ़ा होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में इन पीडियाट्रिक मेडिसिन हुई है, और टू बी रियली ऑनेस्ट इस दफ़ा भी बहुत इरेटिक पॉलिसीज़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंडक्शन हो गई है. लेकिन क्योंकि हमारे बहुत से जो जूनियर्स हैं वो इस बारे में इन्फॉर्म्ड नहीं होते, इवन when they are currently they are in final year or they are doing house job, they are basically not informed about the policies. इसलिए ये सेक्शन जो है वो कर रहे हैं हम लोग कंडक्ट. तो जो टोटल पॉलिसी के मार्क्स होते हैं ना CIP के, ठीक है, दे आर 100 मार्क्स. ठीक है, 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स तो होते हैं आपके सीधे सीधे डिग्री के. ठीक है, आपके MBBS के सारे मार्क्स को एड अप किया जाता है. ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है विद टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 20 से. ठीक है, तो 20 मार्क्स होते हैं आपकी डिग्री के. ठीक है, और मोस्टली लोग जो हैं वो लाई कर रहे होते हैं राउंड अबाउट 13 to 15 के बीच में, यानी कि 65 to आप कह लें कि 70-75% के अराउंड मोस्ट लोगों के मार्क्स होते हैं, और उसी लिहाज से इसी रेंज में जो है वो 70 to 80% लोग लाइक कर रहे होते हैं. तो 20 मार्क्स आउट ऑफ 100 हो गए आपकी डिग्री के. ठीक है, 5 मार्क्स हो जाते हैं अटेम्प्ट के. अटेम्प्ट का मतलब ये है कि आपने, अगर आप MBBS करके आ रहे हो, ठीक है, तो 5 सालों में आपकी कितनी सप्लीज आई हैं. एक साल में अगर आपकी एक या ज़्यादा सप्लीज हैं तो वो अटेम्प्ट कंसिडर हो जाएगी, और आपको अगर 5 मार्क्स है ना अटेम्प्ट के, ठीक है, अगर आपने 5 सालों में से 5 सालों में कोई सप्ली नहीं ली और आप इजीली क्लियर करते रहे हो, ठीक है, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. अगर आपकी एक सप्ली थी तो आपको 4 नंबर मिलेंगे 5 में से. अगर आपकी 2 सालों में सप्लीज थी, ठीक है,
तो फिर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे 5 में से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो 5 मार्क्स हो गए अटेम्प्ट के, 20 मार्क्स फॉर द डिग्री, 5 मार्क्स फॉर द अटेम्प्ट। उसके बाद FCPS या MDMS के मार्क्स आते हैं। FCPS और MDMS के मार्क्स टोटल होते हैं 40। 40 में से FCPS को एक ये जनरल रूल है या लॉ समझ लें, हर बंदे को, क्योंकि FCPS के मार्क्स नहीं होते, ठीक है, FCPS में द रिजल्ट इज ईदर इन पास और फेल। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि रिजल्ट जो है वो इधर पास या फेल में होते हैं, तो इसीलिए हर बंदे को FCPS में 30 मिलेंगे आउट ऑफ 40। ठीक है, लेकिन MDMS में ऐसे नहीं होता। MDMS या JCAT में देयर इज अ स्पेसिफिक मार्किंग सिस्टम। ठीक है, 250 मार्क्स का पेपर होते हैं, उसमें आपके जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है, आप उतना ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ दिस 40 मार्क्स। ठीक है, FCPS में हर किसी को 30 मिलेंगे आउट ऑफ 40, और MDMS में डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, उस लिहाज से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, उसी परसेंटेज के लिहाज से। ठीक है, फिर आ जाती हैं रिसर्च के मार्क्स, जिसपे इस दफ़ा भी काफ़ी इशू क्रिएट हुआ था। रिसर्च इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ W कैटेगरी जर्नल्स की काउंट हुई है, जिसमें पाकिस्तान की, जहाँ तक मुझे पता है, 1 या 2 जर्नल्स ही हैं। ठीक है, वो भी पहले होते थे, शायद अब नहीं है। JCPSP JPM है, ठीक है, यही 2 हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का कोई जर्नल नहीं है एज पर माई नॉलेज। ठीक है, बाकी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं जिसमें आपको पब्लिश करवानी पड़ेगी रिसर्च टू गेट दीज 5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स फॉर 1 रिसर्च, 5 मार्क्स फॉर 2 रिसर्चेस। इस दफ़ा मेजॉरिटी ऑफ रिसर्चेस वर बेसिकली रिजेक्टेड। ठीक है, मेजॉरिटी वर इन इंडो अमेरिकन जर्नल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज और इस तरह के जर्नल से। ठीक है, दे वर नॉट इन द कैटेगरी दे वर डिमांडिंग। इट वाज एन एंड स्टेज चेंज दैट दे मेड, लास्ट मिनट चेंज था। ठीक है, वी वरंट एक्सपेक्टिंग दैट, लेकिन क्योंकि वो तकरीबन मेजॉरिटी पे ही अप्लाई हो गया, ठीक है, इसलिए इतना हैम्पर नहीं किया उसने मेरिट को ओवरऑल, क्योंकि मेरिट ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा होता है मेजॉरिटी पे जो सारे अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एक कंपटीशन पे मेरिट बन रहा होता है, तो इतना उसने अफेक्ट नहीं किया। लेकिन आइंदा के लिए W कैटेगरी जर्नल जो है वो एक स्टैंडर्ड है जो आपने मीट करना है टू गेट दीज 5 मार्क्स। अब W कैटेगरी जर्नल कौन सा है, इस पर भी काफ़ी डिबेट हो चुकी है, तो उसके लिए आपको खुद भी सर्च आउट करना पड़ेगा। और JCPSP JPMA और पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस, इस तरह के 3-4 जर्नल्स हैं जिसमें मेरे ख्याल से पॉसिबल है, इफ़ यू कैन कंप्लीट रिसर्च इन दोज जर्नल्स देन यू विल बी एबल टू गेट दीज 5 मार्क्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 20 मार्क्स डिग्री के, 5 मार्क्स अटेम्प्ट के, 40 मार्क्स FCPS NDMS के, और 5 मार्क्स रिसर्च से कर लिए। मतलब कि 70 मार्क्स हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, अब अगले जो 30 मार्क्स हैं उनकी डिवीजन कैसे है, यही जो 30 मार्क्स है ना, यही फर्क डाल रहे होते हैं। जो नेक्स्ट 30 मार्क्स हैं ये आपके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन करते होते हैं। ठीक है, ये जो 30 मार्क्स हैं इनको 2 में डिवाइड किया हुआ है, 3 में बल्कि। पहले तो 20 मार्क्स हैं वो आ जाते हैं आपके एक्सपीरियंस के, प्लस डिस्टिंक्शंस के। मतलब कि टोटल मार्क्स 20 होंगे। ठीक है, एक्सपीरियंस से किस तरीके से है, इफ यू आर करंटली वर्किंग इन अ BHU और RHC तो 1 साल के 10 मार्क्स हैं। THQ या DHQ में, नॉन टीचिंग DHQ, नॉट अ टीचिंग DHQ, टीचिंग DHQ के टर्शियरी के में कंसिडर होगा, नॉन टीचिंग DHQ एंड THQ के 6 मार्क्स हैं फॉर 1 ईयर, और टर्शरी केयर के 4 मार्क्स हैं फॉर 1 ईयर। ठीक है, मैक्सिमम आप 20 मार्क्स ले सकते हो, और मिनिमम मार्क्स जो आपको मिलेंगे किसी भी हेल्थ फैसिलिटी पे काम करने के, वो 3 मंथ से शुरू होंगे। मतलब कि अगर आपका एक्सपीरियंस 2 महीने 29 दिन का भी है तो यू वोंट बी एलिजिबल टू गेट एनी मार्क्स। ठीक है, कम से कम 3 महीने का
एक हेल्थ फैसिलिटी पे होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस, ठीक है, कम से कम 3 महीने का एक्सपीरियंस एक हेल्थ फैसिलिटी पे होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी हेल्थ फैसिलिटी भी शिफ्ट हो रही है तो आइडियली अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो अगर उसी डोमेन में आती है, मतलब कि बीएचयू से बीएचयू जा रहे हो आप, ठीक है, तो फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो एक्सपीरियंस कॉन्टिन्यूसली चल रहा होता है। लेकिन अगर आप बीएचयू आरएचसी से किसी टीएचक्यू में जा रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस वहां से 0 से स्टार्ट होता है, जहां तक मेरी नॉलेज है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आइडियली तो ये आप एक हेल्थ फैसिलिटी पे अपॉइंट हो, वहां पे करते जाएं, जब तक इंडक्शन नहीं होती करते जाएं, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स जो हैं एक्सपीरियंस के होते हैं। मैंने आपको दोबारा बता दिया, बीएचयू आरएचसी पे 1 साल पे काम करने के 10 मार्क्स हैं, टीएचक्यू नॉन टीचिंग डीएचक्यू पे 1 साल काम करने के 6 मार्क्स हैं, और टर्शियरी केयर में 1 साल काम करने के 4 मार्क्स हैं, ठीक है। आई एम आई क्लियर अबाउट दिस? लेकिन एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आ जाती है, वो कहाँ पे आती है? वो वहां पे आती है कि, एक मिनट जरा प्लीज, अच्छा, तो एक जो चीज अलहदा आती है डिस्टिंक्शंस की, डिस्टिंक्शंस पहले एक जमाने में 3 काउंट होती थी, अब 2 डिस्टिंक्शंस काउंट हो रही हैं। और जिस लेट मी कंफर्म कि जो डिस्टिंक्शंस है उनका क्राइटेरिया ये है कि 2 डिस्टिंक्शंस 2 मार्क्स ईच, मतलब कि 16 एक्सपीरियंस के और 4 डिस्टिंक्शंस के, मतलब कि या आप 20 मार्क्स एक्सपीरियंस और डिस्टिंक्शन के मिला के 20 मार्क्स आप कर सकते हो। ये नहीं है कि अगर आपने 20 मार्क्स एक्सपीरियंस के भी कर लिए साथ आपकी 2 डिस्टिंक्शंस में तो 24 हो जाएंगे, नहीं। 20 मार्क्स इज अ मैक्सिमम दैट यू कैन रीच डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिस्टिंक्शंस, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस 20 मार्क्स से पहुंच गए तो वहां तक आप मैक्सिमम पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब अभी तक मैंने आपको बताया डिग्री के 20 मार्क्स, अटेम्प्ट के 5 मार्क्स, एफसीपीएस एनडीएमएस के 40 मार्क्स, ठीक है, रिसर्च के 5 मार्क्स, एक्सपीरियंस प्लस डिस्टिंक्शन के 20 मार्क्स, ठीक है। ये सारे मिला के हो जाते हैं 90 मार्क्स, ठीक है, 90। अब मेक और ब्रेक, एक तो ये एक्सपीरियंस वाले मार्क्स कर रहे होते हैं आपके, जो सच्ची सी बात है, बहुत खरी बात है, और जो आखिरी 10 मार्क्स है, ठीक है, वो मेक और ब्रेक करेंगे अब आगे से, क्योंकि जो लोग हाउस जॉब कर चुके हैं वो दोबारा हाउस जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। और जिन लोगों ने बेसिकली पहले एक जमाने में ये होता था, ठीक है, अब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी वाले की बात नहीं कर रहा। पहले ये होता था कि अगर आप इन 10 मार्क्स की डिवीजन में बता रहा हूँ आपको, पहले जमाने में क्या होती थी, 5 मार्क्स मिलते थे पब्लिक ग्रेजुएट को, कि अगर किसी ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 2.5 नंबर मिलते थे पेरेंट इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस को, ठीक है, और 2.5 नंबर मिलते थे टू एनी ग्रेजुएट हु हैज डन हाउस जॉब फ्रॉम अ पब्लिक इंस्टीट्यूट। ये पहले की बात है, ये पहले क्राइटेरिया होता था 10 नंबरों का। अब ये क्राइटेरिया एंटायरली चेंज हो गया, ठीक है। अब क्या इन्होंने किया है, पेरेंट इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस के हो गए हैं 5 मार्क्स, ठीक है, पेरेंट इंस्टीट्यूट की प्रेफरेंस के हैं 5 मार्क्स, वो यूनानिमसली अग्रीड अपॉन है, वो 5 ही रहने हैं। अभी जुलाई में भी 5 ही रहेंगे, आगे 2022 जनवरी से भी 5 ही रहने हैं, ठीक है। जो अगले 5 है ना हाउस जॉब वाले, उसमें अब 2 क्राइटेरियाज हैं इस टाइम पे। जब आप जनवरी 2022 से सोचते हो ना, तो ये जो हाउस जॉब वाले 5 नंबर हैं ये ऑल और नन लॉ के मुताबिक अप्लाई होंगे, यानी कि ये जो हाउस जॉब वाले 5 मार्क्स हैं 2022 जनवरी से, ठीक है, ये सिर्फ उसको मिलेंगे जिसने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब की हुई है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक ग्रेजुएट हो। लेकिन अगर उसने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब नहीं की, he or she will not be able to secure these 5 marks from January 2022, ठीक है, ये 5 नंबर नहीं मिलेंगे।
अभी जो जुलाई में होनी है इंडक्शन, उसमें इन 5 मार्क्स हाउस जॉब की डिवीजन थोड़ी सी फर्क है। वो ये है कि अगर आप एक पब्लिक ग्रेजुएट हो, और पता नहीं चेंज कर दें या ना करें, अभी फिलहाल जो फाइनल वर्डिक्ट थी वो यही है कि अगर आप एक पब्लिक ग्रेजुएट हो और आपने हाउस जॉब की है अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से, तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है। अगर आप एक प्राइवेट ग्रेजुएट हो, ठीक है, और आपने किसी पब्लिक इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब की है या आपने अपने पेरेंट्स से हाउस जॉब की है, दोनों केसेस में मिलेंगे आपको सिर्फ 2.5 नंबर। और अगर आप एक पब्लिक ग्रेजुएट हो और आपने अपने मतलब कि पब्लिक इंस्टीट्यूट को छोड़ के, अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट को छोड़ के किसी पब्लिक इंस्टीट्यूट में हाउस जॉब की है, तो भी आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। इस दफ़ा जुलाई में जहाँ तक अभी अग्रीड अपॉन बात है वो ये है। जहाँ तक एफएमजीज की बात है, एफएमजीज की अटेम्प्ट के एक पीएमडीसी इनके होते हैं ना एग्जाम्स, ठीक है, तो 1.33 मार्क्स फॉर ईच पीएमडीसी था। ठीक है। और इसके अलावा एफएमजीज के लिए एक और चीज़ थी कि ज़ाहिर बात है पेरेंट इंस्टीट्यूट के मार्क्स तो उनको नहीं मिल सकते, ना ही पब्लिक जो प्राइवेट ग्रेजुएट्स हैं उनको मिल सकते हैं। हाउस जॉब में जो एफएमजीज हैं उनको भी 2.5 नंबर मिल रहे थे। ठीक है। तो ये अब क्राइटेरिया है, मैं अब समराइज कर देता हूँ। डिग्री के 20 नंबर, अटेम्प्ट के 5 नंबर, एफसीपीएस एमडीएमएस के 40 मार्क्स, ठीक है, पेरेंट इंस्टीट्यूट के 5 मार्क्स, ठीक है, रिसर्च के 5 मार्क्स, एक्सपीरियंस प्लस डिस्टिंक्शंस के आपके हैं 20 मार्क्स, ठीक है, और 5 मार्क्स हाउस जॉब के, जो 2 तरीके से डिवाइड होंगे। ठीक है। जनवरी 2022 में ये जो मार्क्स हैं ये सिर्फ उनको मिलेंगे जिन्होंने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब की है, लेकिन अभी जुलाई 2021 में जो डिवीजन मैंने आपको बताई है उस लिहाज से मिलेंगे। ठीक है। एक और चीज़ आ जाती है जो लोगों ने मुझसे काफ़ी पूछा है कि एमओशिप जो है उसके बारे में क्या पाथवेज होते हैं ये रिसर्च जो सॉरी एक्सपीरियंस गेन करने के। ठीक है। एमओशिप के लिए भी 2 डिफरेंट पाथवेज हैं, बल्कि 3 हैं। एक तो पीपीएससी, ठीक है, पीपीएससी ऑब्वियसली आप जो हैं वो डिस्प्लेस नहीं हो सकते अपनी सीट से। आपको जहाँ पे मिल गई है यू आर रजिस्टर्ड एंड यू आर रजिस्टर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, और आप उसमें इजीली काम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। एडहॉक है दूसरी ऑप्शन, जो सीईओ हेल्थ है, ठीक है, उनके ऑफिस में जाके अप्लाई करना पड़ता है, और ऑब्वियसली जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं या जो भी तरीकेकार होता है उससे आपको मिलती है सीट और आप उस पर काम करते हो। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि यू कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय समवन हु इज अ पीपीएससी इंडक्टी या फिर हु इज पीएचएफएमसी इंडक्टी। तीसरी ऑप्शन पीएचएफएमसी वाली है। पीएचएफएमसी क्या सीन है कि पीएचएफएमसी इज पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी। इट इज अ सेमी गवर्नमेंट कंपनी दैट वर्क्स इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ठीक है। दे बेसिकली मैनेज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। ठीक है। और उनके अंडर जो हेल्थ फैसिलिटीज आती हैं दे डायरेक्टली बेसिकली induct or appoint the medical officers and WMOs on different posts। ठीक है। इसका नुकसान ये होता है कि पे कम होती है, लेकिन क्योंकि इट इज कॉन्ट्रैक्ट जॉब वाया पीएचएफएमसी, ठीक है, तो यू आर सेफ एंड यू कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय एनीवन हु इज अ पीपीएससी रिक्रूट और एन एडहॉक। ठीक है। तो ये पाथवेज थे एमओशिप के, और ये पूरी की पूरी जो है वो सीआईपी की पॉलिसी है। ठीक है। कोशिश तो मैंने यही की है कि मैं आपको ब्रीफ कर सकूं इसके बारे में। ठीक है। और ताकि आप अपना एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके इस मामले में। ठीक है। इस दफ़ा जो लिस्ट लगी है उसमें आपने ये याद रखना है कि रिसर्च के नंबर मेजॉरिटी लोगों के नहीं थे। ठीक है। तो 5 मार्क्स ऑब्वियसली सबके ही ऑलमोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है। बाकी चीज़ें ज़हन में रख के अपना मेरिट बनाएं और सोचें कि कहाँ पे आप लैंड करते हैं, कहाँ पे आप इस वक्त हैं, और उस हिसाब से आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें कि वेदर इट इज़ सूटेबल फॉर यू
to follow this whole process of MO or WMO and get inducted. और अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला आपके लिए ऐसी ऐसी जगह से रास्ते खोलता है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ थी जिस वजह से ये सेशन रखा गया है वो यही रीज़न थी कि लोग जब कुछ अचीव कर लेते हैं उसके बाद दे बेसिकली फॉरगेट अबाउट दोज हु आर एक्चुअली इन द सफरिंग ऑफ दैट होल क्रूअल पाथवे, ठीक है, और वो फिर हेल्प आउट नहीं करते। और मेरी कोशिश ये पूरी होगी कि जहाँ जहाँ पे मैं आपको हेल्प आउट कर सकूँ मैं करता रहूँ, ठीक है, क्योंकि इस बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप MBBS करते हो उसके बाद आपके ऊपर में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, आपने मैनेज भी करना होता है चीज़ों को, आपका करियर भी एट स्टेक होता है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें आपको मैनेज करना होता है। तो जब तक आप इन चीज़ों के बारे में एक सही तरीके से इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेंगे तो आप इसी एक विशियस साइकिल में फंसे रहेंगे, ठीक है। लेकिन कभी भी अपने जो है पैशन उसको आपने पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है। कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे लिए भी आसानियाँ की हैं, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ करे इस पूरे पाथवे में। बाकी पॉलिसीज़ कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। कीप योर आइज़ ओपन, आइज़ एंड ईयर्स ओपन, ठीक है। माइंड क्लियर रखें, डिफरेंट ग्रुप्स को फॉलो करते रहें, ठीक है। और कभी भी क्या कहते हैं अल्लाह ताला से मदद मांगनी ना छोड़ें, क्योंकि दुआ जो है ना, ठीक है, वो इबादत का मगज़ है, ठीक है। तो जब आप दुआ करते हो तो आपके लिए वो रास्ते खुल जाते हैं जो कि आपने सोचे भी नहीं होते। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आई माइट नॉट हैव गॉट इंडक्शन दिस टाइम अराउंड और द नेक्स्ट टाइम अराउंड, ठीक है, जो हालात थे CIP के, ठीक है। और जो नई पॉलिसी लगी है मैं उसके भी खिलाफ था ऑब्वियसली, हमने पूरी कैंपेन भी चलाई, सब कुछ करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन वी वरंट एबल टू डू एनीथिंग प्रैक्टिकल, बीइंग रियली ऑनेस्ट, ठीक है। रिट वगैरह भी की बट वी वरंट सक्सेसफुल इन दैट, ठीक है। लेकिन जो सच्ची बात है वो यही है, वही वाली बात आ जाती है कि मेरे हिसाब से था कि शायद मेरे लिए पुरानी पॉलिसी बेहतर है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को पता था कि मेरे लिए पॉलिसी कौन सी अच्छी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो आपके साथ करती है वो बेहतरीन अमल होता है। आप अपने लिए बेहतर सोच रहे होते हो, अल्लाह ताला की ज़ात कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स, ठीक है। तो क्योंकि अल्लाह ताला की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से ऑब्वियसली कहीं कहीं ऊपर है, तो जब आप अल्लाह ताला पे अपना ट्रस्ट बिल्ड अप करते हो, अपना यकीन मुस्तहकम रखते हो, उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़रूर रिवॉर्ड करती है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जो है वो एक अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन होती है, लेकिन आप ट्राई करते जाएँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा ज़रूर करेगा, ठीक है। कोटा सीट्स का पूछ रहे हैं, कोटा सीट्स होती हैं, लेकिन वो सीट्स भी ऑब्वियसली जब शुरू होता है ना इंडक्शन प्रोसीजर तो उस टाइम पे डिस्प्ले होती है। इस दफ़ा तो हुई थी, अगली दफ़ा मुझे नहीं पता होंगी कि नहीं, इस दफ़ा डिस्प्ले ज़रूर हुई थी। मैंने कोशिश तो यही की है कि मैं आपके सामने जो सारे हार्ड ब्लोन फैक्ट्स हैं, ठीक है, वो मैं रख दूँ, ठीक है। कुछ लोग कह रही हैं कि लगता है कि फिर प्राइवेट वालों के लिए मुश्किल है। प्राइवेट वालों के लिए इंडक्शन उतनी ही मुश्किल है जितनी गवर्नमेंट वालों के लिए है फ्रॉम जनवरी 2022 अगर उन्होंने अपनी हाउस जॉब अपने इंस्टीट्यूशन में की हुई है। मसला वहाँ पे आ रहा है कि जो लोग हाउस जॉब कर चुके हैं उन पे जनवरी 2022 में जो रूल अप्लाई होना है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इधर-उधर होंगे मार्क्स, ठीक है? तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। दुआओं में मुझे भी याद रखें और दुआ करें कि मेरी भी ट्रेनिंग अच्छी हो जाए एंड आई कम आउट टू बी अ गुड डॉक्टर। Jazakallah khair. Thank you so much for your time. I would like to thank once again the MedExam expert and the StudyMate team for organizing this whole session in such short notice. क्योंकि मैसेजेस ही बहुत आ रहे थे इसलिए हम लोगों ने इसको इतनी जल्दी सेशन को
कंडक्ट करवाया है, ठीक है। दिस विल बी अवेलेबल on the StudyMate's YouTube page and the StudyMate's Facebook page and the MedExam Expert Pakistan's Facebook page. Do like the MedExam Experts Pakistan Facebook page as well. Okay? And for those who are FCPS Part 1 aspirants, they can also join our online courses. Okay? Thank you so much for your time. I hope this session has been fruitful and helpful for you guys. Jazakallah khair. Allah Hafiz.